दोस्तों, इस किताब को मॉर्गन हाउसल जी ने लिखा हुआ है और मॉर्गन हाउसल जी एक इन्वेस्टर और ऑथर है। मॉर्गन हाउसल जी एक इन्वेस्टमेंट फंड के पार्टनर भी हैं, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। दोस्तों, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे हुए हैं और वो आज 3 किताबों के लेखक भी है। तो आइए उनके अनुभव और उनके द्वारा लिखी हुई किताब धन संपत्ति का मनोविज्ञान की कंप्लीट हिंदी बुक समरी को पढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार हम यह सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसा होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल लाइफ जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलियनियर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त आप पैसे को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेट्स पर असर डालेंगे। इसीलिए दोस्तों, क्यों न आज ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के जरिए धन संपत्ति के मनोविज्ञान के बारे में समझा जाए। यह किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है और ये कई विषयों पर एक फ्रेश नजरिया देती है। जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताबें फोकस करती है ऐसी चीजों पर जैसे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किए जाए या कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए। मॉर्गन हाउसल जी लोगों और पैसों के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान का पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होती है, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के होते हैं। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन्स पर बात किया गया है। कुछ लेसन्स हमारे निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह लेसन सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक आपके पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने की काम करेगी। दोस्तों, जब लेखक मॉर्गन हाउसल जी कॉलेज में पढ़ते थे तब पैसे कमाने के लिए जॉब किया करते थे। जहां पर वो काम करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर वहां पर आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला भी था। 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवाया था। उस यंग मिलियनेयर ने कई सारी टेक कंपनीज को स्टार्ट किया और बाद में उसे बेच दिया। वो लड़का काफी सफल भी था, लेकिन वो पैसे के मामले में काफी अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता था वहाँ पर वो अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जिसके साथ भी बात करता था उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो लड़का शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट्स देकर पास वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले में दुकानदार ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग लड़के ने उस सोने के सिक्के का क्या किया होगा? उसने वो सारे गोल्ड कॉइन्स पास वाले समुद्र में फेंक दिए और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब ने मिलकर उन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो यंग मिलेनियर एक होटल में एक लैंप से टकरा गया। उसके बाद उस होटल के मैनेजर ने उससे कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो इस यंग लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर उस होटल के मैनेजर के मुंह पर मारे और कहा कि ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप अभी यह सोच रहे होंगे कि ये मात्र एक कहानी है, कोई सच नहीं है। और आप यह भी सोच रहे होंगे कि क्या उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी ही सच्ची कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के अंत में इस यंग मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में उसने जो कुछ भी कमाया हुआ था वो सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़ के चले गए। दोस्तों, देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक और कहानी को पढ़ते हैं। रोनाल्ड रीड एक दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हुई थी। और उससे भी मजेदार बात यह थी कि वो रोज स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल तक उसने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्हे में 20 सालों तक फ्लो की सफाई का काम किया। उसके बाद 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का घर खरीद लिया। उसने वो घर $12,000 में खरीद लिया था और अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में ही गुजारी। रोनाल्ड रीड की शादी भी हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी।
उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसके मौत का। यह बात 2014 की थी। वो 92 साल का था और उसके पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक बड़े लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया पर रोनाल्ड रीड सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलेनियर था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई भी लॉटरी नहीं जीती थी और न ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला हुआ था। रोनाल्ड सिर्फ अपना पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसे को सेव करके उसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करता था। यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी निकाला नहीं था। उसने अपने सेविंग्स को सालों साल तक कंपाउंड किया हुआ था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हुई थी। दोस्तों, क्या आप कंपाउंडिंग का कंसेप्ट जानते हैं? चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक और रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अब नजर डालते हैं उस आदमी की ओर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। उसका नाम रिचर्ड फ्यूज था। वो एक एग्जीक्यूटिव था और उसने हार्वर्ड से MBA किया हुआ था और वो 40 की उम्र में रिटायर्ड हो गया था। उसका अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल के लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। बड़े शहर में 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 2 गराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले के मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 पर मंथ का था। इसके मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया हुआ था, लेकिन फिर उसके किस्मत ने करवट बदली, यानी कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रिचर्ड रातों रात फुटपाथ पे आ गया। दोस्तों, इन दोनों यंग मिलेनियर्स यानी कि रोनाल्ड रीड और रिचर्ड जी की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहां रोनाल्ड जी जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली इंसान भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे यह ज्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे का मनोविज्ञान समझने का तरीका यह है कि आप चाहे जहां से भी हो या जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बनाता है। बस आपको ध्यान देने और अलर्ट रहने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई हम्बल नहीं होता है। नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही अनुभव कर पाता है। इस अनुभव के बेसिस पर ही हम ये सोचते हैं कि हमें यह पता है कि यह दुनिया किस तरह से काम करती है। लेकिन असल बात तो यह है कि लाइफ में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे सर्कमस्टांसेस और हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो रिस्क और रिवार्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से अलग होंगी जो अमीरी में पला बड़ा हुआ है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डाटा को लेकर ये देखने के लिए यह स्टडी किया कि लोग किस बेस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, न कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है, जो पूरी तरह से सर्कमस्टांसेस और अनुभव पर डिपेंड करता है। लोग पैसे को लेकर कोई भी निर्णय अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। लक एंड रिस्क। दोस्तों, लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट भी करता है। उदाहरण के तौर पर 1968 में अमेरिका का एक लेकसाइड स्कूल दुनिया के कुछ गिने चुने स्कूल्स में से एक था, जहां पर $3,000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनमें से सिर्फ 300 बच्चे ही लेकसाइड स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेकसाइड स्कूल नहीं गए होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ लेकसाइड स्कूल में कैन सेवान नाम का एक लड़का था, जो बिल गेट्स का काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था और बिल गेट्स की तरह बहुत ही अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट भी था, जो कि फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह बैड लक का एक उदाहरण है, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे का माउंट एवरेस्ट के दौरान मारे जाने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक थी। इसी तरह आपका कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है
तो हो सकता है कि उसके पीछे का कारण आप नहीं बल्कि आपका लक हो सकता है। नेवर इनफ कट वॉनेगट और जोसेफ हेलर दोनों ही अमेरिकन लेखक थे। एक बार वो दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ कट ने जोसेफ जी को कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी जग प्रसिद्ध नोवेल से भी आज तक नहीं कमा पाए हैं। यह सुनकर जोसेफ जी ने कहा कि हाँ, यह सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ, यानी कि बहुत। दोस्तों, इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है, और चाहे हमारे पास जितना भी क्यों न हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। दोस्तों, इनफ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाए और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताए, बल्कि यहाँ पर इनफ का मतलब यह है कि आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, बजाय इसके कि सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि रेप्यूटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, लव और हैप्पीनेस आदि चीजें हैं जिन्हें छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगना मूर्खता है। कंपाउंडिंग दोस्तों, आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, जब यह किताब लिखी गई थी तब वॉरेन बफेट जी की टोटल नेटवर्थ $84.5 बिलियन थी, और जिसमें से $81.5 बिलियन रकम उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए थे। वॉरेन बफेट जी 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने वे 30 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते तो उन्हें सेम रिटर्न नहीं मिलता, और उनकी टोटल नेटवर्थ $84.5 बिलियन की जगह सिर्फ $11.9 मिलियन ही होते, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। वॉरेन बफेट इसीलिए सफल नहीं थे क्योंकि वे अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसीलिए सफल और कामयाब है क्योंकि वे लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे हैं। गेटिंग वेल्थी vs स्टेइंग वेल्थी, अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन और किफायती होना जरूरी है। जैसे लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के समय पूरी दुनिया के इन्वेस्टर के पैसे डूब रहे थे। तब ऐसे कठिन समय में लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाए, लेकिन इसके बाद भी वे रुके नहीं, और इसके बाद भी वे कठिन से भी कठिन दाव लगाते गए, और बदकिस्मती से 4 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी और खुद अपनी जान ले ली। दोस्तों, लिवरमोर की तरह बहुत लोग ज्यादा पैसे तो कमा पाते हैं, लेकिन इन पैसे को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने और ऑप्टिमिस्टिक रहने और अपने ऊपर बिलीव करने की आवश्यकता होती है। वही अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत बड़े जोखिम से बचने और किफायती बनने और इस बात को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है कि आपकी सफलता में लक का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर किफायती होने का मतलब यह नहीं है कि कंगालों की तरह रहे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह के अपने पैसे खर्च ना करें और दिखावे में न पड़े। टेल्स, यू विन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए सबसे अच्छा रिटर्न देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता है, और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों, असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। उदाहरण प्रस्तुत करके समझाया जाए तो वॉल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन काफी बहुत ही मुश्किल थे, और सन 1930 तक उन्होंने 400 से भी ज्यादा कार्टून बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा सफल नहीं रहा, और इसके वजह से वॉल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया। लेकिन यह सब कुछ बदल गया जब वॉल्ट डिज्नी जी ने स्नो वाइट एंड 7 डोर्स को रिलीज किया। स्नो वाइट एंड 7 डोर्स के वजह से वॉल्ट डिज्नी जी ने सिर्फ 6 महीने में $8 मिलियन से भी ज्यादा कमाई की, जो कि कंपनी के अब तक की कुल संपत्ति से ज्यादा थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। फ्रीडम दोस्तों, वेल्थ की सबसे अच्छी फार्म वो है जिसमें आप जो करना चाहे वो कर सके। एंगस कैम्पबेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूं तो हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, और वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टिजियस जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं,
तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप अपना मनपसंद काम ऐसे वातावरण में करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल हो, तब भी आप इस काम से नफरत करने लग जाएंगे। क्योंकि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल पिल्मर ने हजारों बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अपनी पूरी जिंदगी में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेसन सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्ड वर्क करने और ज्यादा पैसे कमाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने और अपनी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को अच्छे से कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में यह बातें नहीं आती कि वाव इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश यह गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यहाँ मुश्किल यह है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रख कर देखेंगे तो आप खुद ओनर की तारीफ नहीं करेंगे। हम सभी इंसानों की ऐसी सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सच यह है कि दूसरे लोग आपको आपके अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि वो भी आपके जैसे अमीर होते तो लोग भी उनकी तारीफ करते और उन्हें ज्यादा पसंद करते। दोस्तों, विनम्रता और काइंडनेस और एम्पैथी यह ऐसी चीजें हैं जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नजरों में आपको ज्यादा पसंदीदा और ज्यादा रिस्पेक्टेड बनाती है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ज्यादातर लोग जो महंगी और फैंसी कार चलाते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं, बल्कि वे ज्यादातर अपना पैसा अपनी महंगी गाड़ी पर खर्च कर देते हैं। और एक महंगी कार यह बताती है कि ऐसे लोगों को पैसे की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। हम इंसान अक्सर बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर दूसरे लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है और कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य या अनसीएबल होती है। ये ऐसे असेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता है। रिच होना सिर्फ आपके कर्ट इनकम को दर्शाता है, वही वेल्दी होने का मतलब है आपकी कर्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सके। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्दी हैं। अमीर दिखने की इच्छा के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ऐसे रिच मॉडल्स को ढूंढना काफी आसान है और वे आसानी से दिख भी जाते हैं। वहीं पर एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। सेव मनी आपके खर्च करने के बाद बचे पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग की जरूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपके जरूरतों और इच्छा पर निर्भर करती है। दोस्तों, आपकी सेविंग्स आपके इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है। आपकी सेविंग्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग्स करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि फायदा देता है, जिसका मतलब है आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कोई नई स्किल्स को सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। रीजनेबल रैशनल, आप एक रोबोट नहीं है, एक इंसान नहीं है, इसीलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको रैशनल से ज्यादा रीजनेबल होने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और यह ज्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म में आपके अमीर बनने चांसेस को भी बढ़ाता है। जब लाइफ में आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हो तो ह्यूमिलिटी को फॉलो करें और जब बुरी चीजें हो रही हो तो फॉरगिवनेस और कंपैशन को फॉलो करें। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जी जैसा मामूली इंसान भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। कम ईगो का मतलब है ज्यादा वेल्थ और सेविंग करना एक तरह से आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का एक गैप है। अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करें कि आप रात को बिना किसी फिक्र के आराम से सो सकें। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम को बढ़ाएं, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पैसे सेव करने के लिए किसी स्पेसिफिक गोल की जरूरत नहीं है, इसीलिए बचत जरूर करें, क्योंकि ये आपको भविष्य में फ्रीडम देता है।
अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरों के दिखावे पर ना पड़े बल्कि एक वेल्थी इंसान बनाने पर ध्यान दें। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त दूसरों पर आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि सामने वाला किस चीज में क्यों और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में आई कैन डू लिखें।